और घर से लाया कोई जान नहीं ऐसे मतलब कर लिया ठीक है मुझे भेजना मैं पढ़ लूँगा ओके क्या 15-20 ओवरऑल लिख लो 15-20 गुड मॉर्निंग सर। एक ही तरफ रिपोर्टिंग हो गई। हेलो नहीं जाएगा नहीं इसको 25 जा रहा है तभी तो बनना है। और दूसरा है इसका जल भरा हुआ है ये 5 मीटर नहीं हमें बोल रहे हैं 7 से 9 मीटर ये जब ऊपर उठेगा सड़क है स्कूल है हॉस्पिटल है वो सारी बेसिक कम्युनिटी का प्लान क्या है उसमें प्लान में है नहीं ये बॉडी चाहिए मुझे साइन वाली चाहिए अनसाइन फोटो शीट दे दो चलेगा आप द्वारा जा रहे सारा कुछ ये शिफ्टिंग हो गई है कैसे हैं सर ये सभी लोग अपना स्थान ले लीजिए तो फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा को। आप सबका स्वागत है। मैंने कहा था शुरू करने को शायद थोड़ा देरी हो गई। तो बेसिकली आपको पता है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक प्रपोजल चल रहा है। इसमें 7 महाल जा रहे हैं, 7 में से एक महाल छात्रों है ना, डीपीएफ डेओडा का भी हमने साथ में ही रखा है आज। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि एसआर एशिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंपनी है ना, जो किसी के बेसिकली अधीन नहीं है, सरकार से लिंक्ड नहीं है ये। तो जो हमारा एक्ट है, जो अधिनियम है, वो बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू एक इम्पैक्ट का असेसमेंट किया जाए कि क्या सामाजिक प्रभाव पड़ने वाला है उन लोगों पर, उन लोगों के जीवन पर जहां पर ये जो जमीन ली जाएगी प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए। तो उसके लिए ये कंपनी जो है इनको अपॉइंट नियुक्त किया गया इंडिपेंडेंट तौर से। इनका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं रहता एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी से। इन्होंने अपने जो इनके पास जो इनका स्टाफ था वो इन्होंने भेजा, आपके घर भी आए होंगे, सर्वे किया, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वो इनका अपना इंडिपेंडेंट है। अब उन्होंने उसके बेस पे जो आपसे सवाल पूछे होंगे कुछ एक बुक सी बनाई है। बेसिकली इसको बोलते हैं जो एसआईए की रिपोर्ट होती है। अब ये रिपोर्ट जो है हमने पंचायत घर में भी रखवाई थी और वेबसाइट्स पे भी ये अपलोडेड है। इस रिपोर्ट का ही जो आंकलन टाइप सा करने के लिए यहाँ आए, समीक्षा करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट में कोई कमी पेशी तो नहीं है। ठीक है, जो है लैंड एक्विजिशन की बात या हमको कहाँ भेजेंगे या विस्थापित करेंगे वो अलग चीज है। पहले तो इसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि भाई है भी कुछ की नहीं है ना, कोई फायदा भी है कि नुकसान ही नुकसान है कि नुकसान है ही नहीं, फायदे फायदे हैं। तो इन्होंने एक इंडिपेंडेंट आजाद आदमी की तरह एक रिपोर्ट तैयार की है
इन्होंने उसमें लिखा है कि हाँ आपको ये फायदा होगा, जैसे मान लो रोजगार के साधन खुल जाएंगे या इकोनॉमी डेवलप कर जाएगी। नुकसान भी लिखा है कि हाँ थोड़े से फॉरेस्ट कट जाएंगे, है ना, वातावरण को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोग यहाँ से हो सकता है किसी के मकान जा रहे हो वो पूरा विस्थापित करने पड़े। इस तरीके से इन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट दी है कि भाई ये नुकसान है और ये फायदे हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ अगर छूट गया, आपको लगता है कि नहीं हमारे को ये नुकसान भी हो रहा है, इसको भी आप ऐड कीजिए कि भाई सरकार को पता होना चाहिए कि हमारे को ये नुकसान हो रहा है, और आपको बेनिफिट आपने बताना है, आप बेनिफिट भी बता सकते हैं, और क्या और जरूरतें आपकी रहेंगी अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो आपकी क्या जरूरतें रहेंगी। आप जैसे कई पंचायतों मोहल्लों में लोगों ने कहा हमको रोजगार मिलना चाहिए, है ना, जो हमारे बच्चे हैं यंग हैं उनको रोजगार की बहुत जरूरत है, बेस्ड ऑन उनकी कितनी क्वालिफिकेशन है, जैसे इंजीनियरिंग की है तो इस चीज में, है ना। और किसी ने ऐसा बोला कि हमारी जो महिलाएं ज्यादातर भी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, मतलब रोजगार के साधन दिए जाए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जमीन हमारे को कोई ऐसे दूर ना भेजा जाए, आसपास ही कहीं उतनी ही उपजाऊ जमीन हमारे को दे दो, है ना। किसी ने कहा, आधे लोगों ने कहा चलो 15 किलोमीटर के दायरे में, किसी ने कहा चलो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमारे को रखो, हमको दूर मत भेजो, हमने नहीं जाना है। ये कोई कम्युनिटी है पर्टिकुलर, है ना, वो बोलती कि हमने जी इकट्ठे ही जाना है, अगर हम विस्थापित होते हैं तो हम इकट्ठे ही एक ही जगह पे जाके सेटल होंगे। बट जो अगर डिटेल की रिपोर्ट आप बोलो कि हाँ कहाँ जाएंगे कैसे होगा, वो नेक्स्ट है। पहले तो ये डिसाइड होगा कि ये सर्वे भी ठीक है कि नहीं है, उसके बाद वो नेक्स्ट चीज आती है, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन होगी, तब आपसे विचार विमर्श किया जाएगा कि भाई आप क्या सोचते हैं, कैसे करना है। अभी ये है कि आप पे जो प्रभाव पड़ रहा है, इन्होंने जो, मैं ठीक बोल रही हूँ, समझ आ रहा है ठीक। तो जो प्रभाव पड़ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब हानि या लाभ जो भी आपको होंगे इस प्रोजेक्ट के होने से भविष्य में, उस पे आपने बताना है कि आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। और ये आपको रिपोर्ट थोड़ी सी बताएंगे इन्होंने क्या आंकलन किया, आपको फायदे नुकसान, उसमें जो छूट गया तो आप उसको ऐड करा दीजिए, और कितना मुआवजा है वो भी नेक्स्ट है। पहले तो ये रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी, उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे जब लैंड एक्विजिशन होगी कि भाई क्या रेट है, कितने हैं, क्योंकि अभी कुछ नहीं है। अभी तो ये है कि भाई प्रभाव इतना बुरा तो नहीं है कि भाई है ही नहीं, चाहिए ही नहीं, या इतना अच्छा है ना। और आप जो भी आज बोलेंगे हमारे को लिख के देंगे, है ना, लिख के देंगे या बोलेंगे, हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंटली अपना नाम बताएंगे, मेरा नाम ये है, मेरी जमीन इस महल में पड़ती है। आज हमने स्पेसिफिकली 2 महलों के लिए किया, हर जगह के लोगों को अलग से मौका दे रहे हैं। आप अपनी समस्या बताएं कि मैं ये सोचता हूँ, हो सकता है हर आदमी की अलग ओपिनियन है, सब चीज सबको तो नहीं अच्छी लगती, हम उसको एज इट इज इसमें एक चैप्टर बनाएंगे, एक चैप्टर वो डालेंगे पब्लिक हियरिंग का, कि पब्लिक हियरिंग में माननीय राम जी ने ये अपना ऑब्जेक्शन रखा या ये अपना सुझाव दिया, और वो सरकार को एज इट इज जाएगा। उसके बाद ये रिपोर्ट एक्सपर्ट ग्रुप देखेगा, एक्सपर्ट ग्रुप में जो रिहैबिलिटेशन जो विस्थापित करते हैं उसकी जो एक्सपर्ट पैनल की कमेटी, उसके भी 2 मेंबर होंगे, बड़े बड़े लोग बैठेंगे जो इसमें देखेंगे कि इस रिपोर्ट में अभी भी कोई कमी तो नहीं रह गई, लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद अगर ये अप्रूव होती है तो तब वो लैंड एक्विजिशन की बात आती है। अभी वो कुछ नहीं है, अभी सिर्फ हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो सामाजिक प्रभाव आप पे पड़ेगा, उसको डिस्कस करने आए हैं, ठीक है, ठीक है, सो तो नहीं है, ठीक है। अब ये आपको बताएंगे ना, इन्होंने सर्च की हुई है इंडिपेंडेंटली, तो ये बताएंगे इन्होंने क्या पाया है। धन्यवाद मैडम। कुछ लोग मेरे ख्याल से पीछे से देख नहीं पा रहे हो, तो मैं मैडम खड़ा होकर के बात बताऊँ। मेरा नाम वीरेंद्र दुबी है, और ये बात की मैं जरूर सराहना करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे जो मैडम हैं, उन्होंने कम से कम जन सुनवाई का एक ओपन प्लेटफॉर्म जो बनाया है, इस ओपन प्लेटफॉर्म पर आप सभी की बातों को बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल ओपन तरीके से सुनने का जो प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं सच में बताऊं कि हम लोग करीबन जो 10-12 स्टेट्स में अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके लिहाज से ये एक बहुत अच्छा और सबसे अच्छा मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि आप लोगों के लिए एक खुला मंच है जिसमें आपकी भागीदारी को लिया गया है। तो इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एयरपोर्ट बनना की जो एक प्रक्रिया है, जो परियोजना जो प्रपोज्ड है, ये प्रपोज्ड है, ऐसा नहीं है कि ये जो हमारी रिपोर्ट है उसका आकलन ये बनाएगा कि भाई इससे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये जो प्रपोज्ड जो प्लान है एयरपोर्ट बनाने का,
उसमें जो सरकार का अधिनियम है, ये किसी नियम के तहत हो रहा है, ये मतलब ना तो हमारी अपनी मर्जी से है, लेकिन भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो नियम है, अधिनियम, जिसमें जो आपको ये ताकत देता है कि आपका अपना राइट है अपनी ज़मीन पर, उसका आपको फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए और जो लैंड का एक्विजिशन हो वो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो पारदर्शिता का यही मंच है, ये मंच पारदर्शिता का है। इसमें जितनी जानकारी हमने कोशिश करी आपको देने की, क्योंकि जितना ताकत आपको लॉ को समझने में आएगा यही आपको ताकत देगा, और ये लॉ ही ताकत दे रहा है। मतलब ये ना तो ये मंच आपको ताकत दे रहा है, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो ये लॉ है, यही ताकत दे रहा है कि आप अपनी भरपूर ताकत से, जानकारी से, आपके लिए जो योजना में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करी है, आप सभी के माध्यम से, आप सभी की जानकारी के आधार पर, उसको आपने जो साझा करा, और निश्चित तौर पर हम लोगों की संस्था जो कि इस बात को समझती है कि भाई इसके जो नज़दीकी और दूरगामी क्या परिणाम होंगे, क्या पॉजिटिव परिणाम होंगे, क्या नेगेटिव उसके इम्पैक्ट होंगे, उसकी हम लोगों ने इसमें अन्वेषण करा, एनालिसिस करा है, उसको इस रिपोर्ट में हम लोगों ने डाला है। ये हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती थी कि आप सभी लोगों के आंकड़ों को लेकर के, उन आंकड़ों का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट की फॉर्म में हम लोगों ने साझा करा है। तो ये नियम के बारे में जानना जरूरी था, मैंने जो आपको बैकग्राउंड देनी थी। तो हमने जो मुख्य तौर से रखे हैं, जो बातें जिसके तहत हम लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाया है, उसमें हमने सबसे पहले एक जो कुछ प्रमुख मुद्दे रखे हुए हैं हम लोगों ने, जिसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आपकी इंफॉर्मेशन के अलावा भी जिन चीज़ों का हमने ध्यान रखा कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो क्या ये प्रोजेक्ट पब्लिक पर्पस, सामाजिक उद्देश्य को सर्व करता है कि नहीं करता है। तो इस बात का तो बिल्कुल हम लोगों ने पाया, क्योंकि भाई जो एयरपोर्ट बनेगा या जो बड़े बड़े जो एयरपोर्ट हैं या आपका रेलवे बनता है, वो किसी इंडिविजुअल के यूज़ के लिए नहीं बनता है, वो जनरली सामान्य तौर पर दुनिया में वो सभी पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। तो एक तो ये जरूर आया है कि जो एयरपोर्ट है वो पब्लिक पर्पस को सर्व करता है, एक जो रिक्वायरमेंट निकली है। दूसरा, इसके तहत ये जानकारी को मुहैया करता है कि भाई इसका सामाजिक क्या क्या इसका असर पड़ेगा, तो इसमें क्या नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं जरूर चाहूँगा कि मैं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में जरूर बताऊँ, जो हम लोगों ने आपसे भी के द्वारा भी जो एकत्रित करा है, जो हम अपनी जानकारी भी लिया है। हमने कुछ खास चीज़ें को ये कंसिडरेशन में लिया है कि ये बल की एक भौगोलिक आर्थिक परिस्थिति क्या है, इसके मद्देनजर भी रखा हुआ है कि आपकी जो बल की ज़मीन है वो कितनी उपजाऊ है, किस तरीके की वहाँ पे कृषि है, किस तरीके के लोग हैं, क्या जो हमारे जो लोग हैं वो किस किस तरीके के, मतलब उनका अपना क्या काम है, क्या उनका काम धंधा है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग कितना पढ़े लिखे हैं, किस तरीके का व्यवसाय है। इन सारी चीज़ों को हमने, इन सारी चीज़ों का मुआयना करा है, और इस चीज़ से हमने ये देखा है कि भाई बल की एक घाटी है जहाँ पर हम इसको बल वैली भी बोलते ही हैं, तो इसकी एक अपनी खूबसूरती है कि भाई चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये हमने ये पाया कि भाई इसकी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्टें भी हैं, आपके पास भी इंफॉर्मेशन है कि भाई बल जो है, एक चिंता का ये कारण हमने निकाला कि ये एक फ्लड प्रोन एरिया है। यहाँ पर जो है जल निकासी, जल भराव और वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसकी पुरानी भी इसकी अपनी हिस्ट्री है, और आने वाले टाइम में इस चीज़ की भी कंसिडरेशन, जो चिंता आप लोगों ने जाहिर करी उसको हमने डाला है। उसको टेक्निकल कमेटी वाले लोग भी उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपने किसी ने पूछना होगा कि भाई जल रिखाव, आपके गांव से संबंधित जो संसाधन हैं, सड़कें हैं, आपकी जो बेसिक नीड वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें सारा रिहेबिलिटेशन है, जिन लोगों का जो जाएगा उसमें कम से कम प्रशासन, मेरे को लगता है कि अगर आप देखेंगे भी तो मैडम का ऑलरेडी वो प्रोएक्टिव एक चल भी रही है प्लानिंग की, जिसके तहत वो देख रहे हैं भाई इन सारी किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो इसका भी हम लोगों ने कंसिडरेशन रखा है कि भाई इन परिस्थितियों को कैसे दिया जाएगा, जो लोग इसमें से अपना रोजगार खो देंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, और कुछ जो मुख्य पॉइंट हैं जो रिलेटेड टू अपना ये आज की मीटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हर गांव के लिए
और हर गांव का जो नुकसान और जो भरपाई के लिए जो बनाया गया है उसके पॉइंट अलग अलग से हैं। तो मैं संक्षिप्त में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। रिपोर्ट में भी है, आप ये रिपोर्ट आप सारे के सारे लोग अगर डालेंगे कि बल्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये रिपोर्ट आपको उस पर मिल जाएगी, आपके फ़ोन पे आ जाएगी सभी के। तो आप जरूर देखिए, हिंदी में भी इसकी प्रतिलिपि है, अंग्रेजी में भी प्रतिलिपि है, इसमें हमारा मेल आईडी भी है, फ़ोन नंबर भी है। इसके अलावा अगर आप में किसी ने भी कोई अपनी प्रतिक्रिया इसमें साझा करनी हो तो आप सभी का वेलकम है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, हम लोगों ने जो इस स्टडी में निकाला है कि आपके शत्रु जो अपना गांव है, इसमें जो एग्रीकल्चर लैंड लॉस है वो करीबन 56.10 हेक्टेयर है। और इस वजह से ये जरूर है कि इतना भारी चंक ऑफ लैंड जो है, जो एग्रीकल्चर का लॉस हो जाएगा, तो उसमें लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। लोगों को अपना जीवन प्रक्रिया में जो लोग पूरे डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे, वो उनका जीवन काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और उसमें इसके साथ ही जो लोग इसमें काम करेंगे उनको भी उसमें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आ रखे हैं, वो काम करते हैं आपकी जगह पे, तो उन पर भी प्रभाव, क्योंकि समाज की बात हो रही है, समाज में सभी शामिल हैं, तो इसलिए समग्र विकास के बारे में सोचा जाता है और सभी के बारे में सोचा जाता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, सब जो के बारे में, वन्य जानवर, समाज सभी से बना हुआ है। इसलिए जिन लोगों को जो आपके साथ काम करते हैं उन लोगों के भी इसमें विवेचना है। तो जो हमने पॉइंट निकाले हैं कि इसमें आपके, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, तो जिस तरीके के भी आपका है, आपकी कैश क्रॉप्स है या जिस तरीके की आपकी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप काम करते हैं वो सारा आपका लॉस होगा। उसकी भरपाई के लिए हम लोगों ने लिखा है कि भाई एक जो पॉइंट आया है, जो सभी लोगों ने बोला है कि हमें सर्किल रेट पे अगर जमीन देंगे तो हम नहीं देंगे आपको हमें अच्छे रेट पे देनी पड़ेगी। और जिन रेट्स पे आप हमें अगर हमारे रेट्स पे आप हमें हमारी लैंड देंगे तो हम लैंड देने को तैयार हैं। वही बात हमने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लोग सर्किल रेट से अपनी लैंड को देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको जो उचित मुआवजा है, जो कि एक सेकेंड स्टेज है, इसलिए हमने ऑलरेडी बताया भी है कि दैट इज द नेक्स्ट स्टेज, जब आपके बारे में उसमें बात हो जाएगी। और इसका रेफरेंस रहेगा, ठीक है ना मैडम, इसका ये रेफरेंस रहेगा, क्योंकि ये ओपन मंच पे आपके साथ बोला जा रहा है और रिकॉर्डिंग आप देख ही रहे हो कि जो हो रही है। दूसरा ये भी आया कि भाई जो पक्ष इसमें ये भी लिखा कि लोगों ने बोला लैंड की जगह लैंड है, हमें मिलनी चाहिए। तो उसमें भी जिन लोगों जो समस्या बताया है कि इसका क्या निदान हो सकता है, तो जैसे एक दो गांव जो DPF नोएडा है जिसमें ये बताया गया कि उसके फॉरेस्ट के अंडर में है, ऐसा भी इसमें है, प्रायोजित है कि भाई जिन लोगों को आपने विस्थापन में आना है, जिन लोगों का जो लोग होमलेस हो जाएंगे, जो लोग लैंडलेस हो जाएंगे, उन लोगों का विस्थापन की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकी जगह भी होनी चाहिए। और अगर DPF नोएडा गाँव है जो अवेलेबल है, फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें दूसरा भी है कि जो गांव प्रभावित होंगे फिर, क्योंकि गाँव को वन की भी ज़रूरत है, गांव में वन भी चाहिए, आपको अपने जन्नत जानवर वगैरह को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो जो पशुओं के लिए चारा इत्यादि की जो समस्याएं पैदा होगी उसके लिए भी व्यवस्था को देखना चाहिए, क्योंकि हर गांव से गांव की कॉमन लैंड होती है, उससे रिलेटेड एक वन भी होता है, क्योंकि ये सब समायोजित है, हम लोग इंटीग्रेटेड हैं। तो इसमें भी वो भी रिपोर्टेड है कि उसमें भी चिंतन करा जाए, उसकी भी चिंता करी जाए और उसकी भी व्यवस्था की जाए। दूसरा लिंकेज, जब आपका एयरपोर्ट बनने वाला है तो लंबा चौड़ा है, काफ़ी एरिया होगा, कंसंट्रिक प्रोजेक्ट है, करीबन 4-4.5 किलोमीटर मेरे ख्याल से लंबा हो सकता है, फिर काफ़ी चौड़ाई होती है। तो इसकी वजह से जो आपकी लिंक रोड वगैरह है वो जो है आपकी इम्पैक्ट करेगी, आप ध्यान दीजिएगा, वो लिंक रोड आपकी इम्पैक्ट होगी। तो आप इस बात की चिंता कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो प्लान भी होगा उसमें जरूर होगा कि आपकी गाँव की किस तरीके की आपकी रोड जाएंगी और फिर किस तरीके की रोड का उसमें प्रयोजन है। और ये भी मान लें आपको इस बात का भी इसमें
सजेशन है कि जो रास्ते बनाए जाएंगे, रास्ते भी ऐसे होने चाहिए कि मेरा रास्ता अगर 100 मीटर का था पहले, तो अब मुझे 200 मीटर नहीं जाना चाहिए। ये भी मतलब इसमें रिपोर्ट में उस बात का भी आप सभी लोग ध्यान से सुने प्लीज। हाँ, सभी को आने वाला है, चाय पानी की व्यवस्था सबको बेहतर कर रखे मैडम ने। तो आप इस चीज के बारे में आप लोगों के ये जो बारीकी सवाल हो सकते हैं कि भाई हमारे रास्ते का क्या होगा, तो रास्ते लिंक रोड बनाई जानी चाहिए। कम से कम जितने पहले रास्ते उतने होने चाहिए। उन रास्तों की जो लंबाई है वो भी अभी के अनुकूल ही होनी चाहिए, नहीं कि आप 100 मीटर की जगह 1 किलोमीटर बनाया जाएगा। हाँ, जहाँ पे भैया अगर बीच में एयरपोर्ट आ रहा है तो उसका क्या होगा, लेकिन टेक्निकल फिजिबिलिटी वाले जो लोग यहाँ पर हैं वो आप उनसे अगर चाहेंगे तो आप स्पेसिफिक चीजें पूछ सकते हैं। तीसरा, हम लोगों ने पाया कि आपके इस गांव में करीबन 19 बोरवेल जाएंगे, तो ऑफकोर्स बोरवेल जाएंगे तो उनका क्योंकि अगर जमीन चली गई तो बोरवेल भी जाएगा, तो उसका तो कंपनसेशन ही बनेगा। और ये होगा कि अगर आपको लैंड की जगह लैंड मिलती तो इसकी व्यवस्था वहाँ पर भी इतने नंबर में और इससे ज़्यादा भी होगी। इरिगेशन चैनल पाइपलाइन जैसे अभी 6 हैं, तो ये भी इससे प्रभावित होंगी। और ऐसी स्थिति में कि अगर आपको लैंड की जगह लैंड मिलती है तो ये सारी रिसेटल रिहेबिलिटेशन में आएगा। और अगर ये नहीं आएगा तब भी इसमें गांव के कंपनसेशन की जो उसको कंपनसेट करना है फाइनेंशियली, उसकी कंपनसेशन की पूरी व्यवस्था होगी। वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है, वो वाटर ड्रेनेज का जैसे अभी एक ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम अगर डैमेज होता है तो ये ड्रेनेज सिस्टम फिर से सुचारू रूप से एक ऑल्टरनेटिव जगह से जाएगा। एक स्कूल आपके यहाँ से का जाना इसमें कवर हो रही है, जो स्कूल का लॉस होगा तो उसमें बिल्डिंग जाएगी और उसमें टीचर्स का जॉब भी जाएगी, सब कुछ होगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में इस स्कूल को भी इसको हम लोगों ने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, हर गांव की जो सामुदायिक जो प्रॉपर्टीज हैं, समाज की जो मिली जुली जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो खेल का हो, स्कूल का हो, प्लेग्राउंड का हो, कम्युनिटी सेंटर का हो, उसमें डेफिनेटली लॉ में ही पूरी व्यवस्था है कि वो सारी चीजें पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से उन लोगों को मुहैया करवानी चाहिए जो लोग इसको खो देंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी जा रहे हैं, इसमें 8 मंदिर भी जा रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था उनको रिहेबिलिट करना, उनका रिसेटलमेंट करना। 25 कुओं का भी इसमें लॉस है, तो और करीबन 40 से 51 तक की हाउसेस इसमें रेजिडेंशियल लॉस है। करीबन 100 पेड़ से ऊपर 101 पेड़ के लगभग हम लोगों ने एक बंदे के पेड़ है 100। हाँ, ये इसका तो देखिए इसका पेड़ जो है ना, एक आदमी के 100 पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ कहाँ से आगे 101 छात्रों में होने कम से कम कोई हजारों लिख लेते हैं, कोई वो ले लेंगे। नहीं, ये बेसिकली कॉपी पेस्ट है। देखो आप सारे गाँव की जो आपने रिकमेंडेशन किया वो कॉपी पेस्ट है। ले लेंगे। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट सारा किया हुआ। ठीक है, इसमें फिर एक जैसे शमशान एक शमशान घाट है, इसमें एक जो शमशान घाट का भी इसमें है जो कि इसमें से प्रभावित होगा, तो ऑफ कोर्स उसकी भी अल्टरनेटिव व्यवस्था होगी। ये सरकार की बहुत मैंडेटरी भी है और इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह का भी व्यवस्था होगी, तो वो भी डेफिनेटली ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हो जाएगी। ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये हम लोगों ने आप सभी लोगों से मिल करके और सब गांव के लोगों से मिलकर, गांव के प्रधानों से मिलकर के इस इंफॉर्मेशन को लिया गया है। ये बहुत साफ है कि ये इंफॉर्मेशन जो है, मैडम ने भी इस बात को बोला है और हम भी बोल रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन अमेंड कर सकते हैं, उसको बदलेंगे। आप इसकी जितना भी देंगे, क्योंकि देखो जी परफेक्ट कुछ नहीं है। अगर आप ये मानेंगे कि हम लोग परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन आपने दी, वो टीम जितनी मेहनत करी होगी, आपको पता है कि कितनी मेहनत लोग आके करते हैं। लोगों ने आया, आपसे मिले, जितनी मेहनत से उनको डाटा मिला वो डाटा इसमें लिया गया। ये दूसरा मौका है, इसके बाद और भी मौके, ऐसा नहीं कि यही मौका खत्म हो गया। तो इस मीटिंग का ये फायदा जरूर होना चाहिए, जैसे वालिया साहब भी बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसा इसमें ट्रीज का नंबर कम है तो ऑफकोर्स जब आप बताने वाले हो तो इसमें उसको हम चढ़ाने वाले हैं।
ठीक है कि नहीं है? तो ये इंफॉर्मेशन अमेंडेबल है और ये सारी चीजें हम लोगों ने आपके गांव से के आधार पर पाई हैं। तो जो अब इसमें निकला ये है कि ये सारी जो चीजें अभी तक हमने आपको बताई जो कि रिपोर्ट में दर्शित हैं और रिकॉर्डेड हैं, तो जब हम लोगों ने लोगों से, भूस्वामियों से जब बात करी कि अगर वो उनको भूमि देनी है, तो उन्होंने आपके गांव से जो हमें मिला है उसमें सर्किल रेट और बाजार रेट के मतलब में सर्किल रेट से ज़्यादा अगर बाजारी मूल्य पे जमीन अगर लेंगे तो तभी हम लोग तैयार हैं। इसमें लगभग 100% लोगों ने इस बात पे राजी कराया कि अगर आप हमें अच्छे रेट देते हो तो हम तभी अपनी जमीन को आपको देंगे। ये ठीक है पॉइंट? और यदि आप हमें जमीन देते हो, यदि जमीन की जगह जमीन देते हो, तो हमें ऐसी गुणवत्ता वाली जमीन चाहिए जैसे कि अभी हमारे पास जमीन है। ये ठीक है पॉइंट? ये भी पॉइंट आप लोगों ने बोला हुआ, तभी हमें नहीं तो कहाँ से हमें तो दिल्ली वाले नहीं। उसमें भी देखिए, जैसे वो मैडम ने भी बोला था बिना रिपोर्ट के पढ़े, ये जरूर है कि भाई इसमें सभी लोगों को इस पीड़ा का अनुभव होता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जरूर होगा कि अगर रिपोर्ट में नहीं होगा तो कोई भी लोग कहीं भी जब डिसीजन लेते हैं, ये सब लोग मूवेबल हैं, डायनेमिक सिचुएशन में है। जो ऑफिसर आज यहाँ पर है, इनका कल दूसरी जगह जाना है, अगर रिपोर्ट में रहेगा तो वो दूसरा ऑफिसर भी आकर को इसमें देख करके काम कर सकता है और आप इसमें लेके जा सकते हो। तो हम लोगों ने भी ये जो, जैसे आप लोगों ने सुझाव दिया कि भाई हमें ये नहीं कि राजस्थान भेज दो, यहाँ पे यही व्यवस्था करी है, वो भी लोगों ने बताया कि हमें राजस्थान के बना दो प्रोग्राम। तो इसमें ये व्यवस्था करी गई है कि लोगों को कम से कम, आपके सामने पहले बोला कि भाई अगर जो नजदीकी गांव है, जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए गांव हैं या एयरपोर्ट के आसपास जो भी जगह कहीं खाली मिलती है, उसमें एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे। नहीं चलेगा। पॉइंट जो है कि जो सरकारी सरकारी जो नौकरियां होंगी, ये आप लोगों का भी सुझाव था कि जो भी जब प्रोजेक्ट चालू होता है, आज से लेकर जब प्रोजेक्ट, अभी तो ये कंसेप्चुअलाइज फेज में है, अभी इसको कंसीव हो रहा है, इसमें अभी सरकारें इस पे काम कर रही हैं, तो आगे आने वाले टाइम से जब ये प्रक्रिया चालू होती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में रनिंग के समय जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ गांव के लोग हैं, उन गांवों के लिए भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे ये जरूर, ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि योग्यता जरूर मानी जाएगी, क्योंकि हम आपको गलत नहीं बोलेंगे। जैसे हम, हो सकता है कि कोई और आपको बोल दे, लेकिन ये जरूर होता है कि भाई ये एयरपोर्ट का काम होगा, टेक्निकल वर्क होगा। आजकल आप देखते भी होंगे कि अगर मान लो सिविल वर्क है तो बहुत अच्छा हाईटेक वर्क है, तो इसलिए योग्यता के आधार पर लोगों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दिए जाएंगे। और इसमें हमने ये बोला है कि जो पहले लोगों को तब हटाया जाएगा जब उनके हिस्से का निस्तारण हो जाएगा। ये भी ठीक है ना, कि भाई पहले लोगों का जो उनका हक है, जो उनका रकम है, ये नहीं कि भाई पहले हटाओ फिर बाद में पैसा दो, ठीक है ना। तो पहले ये भी पॉइंट आपने लिखा, बताया था, वो भी हमने इसमें लिखा है। इसमें ये भी है कि जो लोगों को अपना रोजगार खो देंगे, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी होनी चाहिए, मतलब उनको पैसा दे करके उनको बिजनेस को सेटअप करने के लिए सरकार को भरपूर मदद करनी चाहिए। उसमें जो हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है अपनी रिपोर्ट में कि भाई जो एयरपोर्ट जब बनेगा, क्योंकि वो बिजनेस हब होगा, तो जो लोकल लोग हैं उनको बिना प्राथमिकता, बिना किसी एलिजिबिलिटी, क्योंकि जब टेंडर निकलते हैं उसमें एलिजिबिलिटी निकलता है, एलिजिबिलिटी होती है उसमें टेंडर के, उसमें कि भाई आपको इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो हमने उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बिहाफ में लिखा है कि आप लोगों के लिए वो एक खुला अवसर होना चाहिए कि आपको जब जो भी उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जिन लोगों को वो काज उसमें आता है, या उसमें जैसे आपकी दुकानें हैं या कोई भी काम आता है, तो उसमें आपको बिना एलिजिबिलिटी के खुला अवसर लोकल लोगों को, जिन लोगों ने अपनी इसमें जमीन खोदी, उनको बहुत प्रायोरिटी के आधार पर मिलना चाहिए। इसमें जो और पॉइंट भी है कि विस्थापन जिन लोगों का होता है, क्योंकि ये कंसल्टिंग प्रोजेक्ट है, मतलब सब लोग, ये ऐसा सीधा वाला प्रोजेक्ट होता है तो सड़क वाला प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि एक ही साथ में बनना है, तो इसमें काफ़ी व्यवधान होगा।
ऐसी स्थिति में विस्थापन की व्यवस्था बन सकती है, विस्थापन होगा तो विस्थापन की समस्या तो आएगी, लेकिन उसका निवारण सालों साल तक चलना चाहिए कि जब तक लोग बिल्कुल प्रॉपरली उस स्टेज में कम से कम ना आ जाए जिस स्टेज में उन लोगों को हटाया गया है। तो इसमें भी इसकी चिंता और इसमें इसके प्लानिंग में इसको डाला गया है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है कि जो क्षतिपूर्ति है, जो लोगों का नुकसान होगा उसको समय से पहले ही उसकी भरपाई हो जानी चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी का घर पहले लो, घर तोड़ दो या अपना रास्ता पहले बना लो, उसके बाद कंपनसेशन होता रहेगा। तो इन पॉइंट को हमने इसके ये पॉइंट जो आपने अपनी आपत्तियां बताई थी, ये जो आपने सुझाव बताए थे, इन सुझावों को हमने इसमें लिया हुआ है। इसके बाद अब दो चीज़ें बतानी भी जरूरी है, जिसमें इसका एक जो कुप्रभाव है, कुप्रभाव हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो हाँ, तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने आपको बता दी कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन योजना के बारे में भी, क्योंकि इतनी बड़ी योजना है तो इसका क्या क्या फर्क आपके जीवन पे पड़ेगा, जनमानस पे पड़ेगा, आप लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा आपको बताइए ना कि भाई जिसकी जमीन जाएगी उसका जमीन का लॉस है और जिसका घर जाएगा उसका घर का लॉस है, लेकिन उसके साथ की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था को हमने बनाया। तो एक चीज़ जो इस रिपोर्ट में हमें दिखाना पड़ता है कि इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, क्या नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव में हमने लिखा है कि भाई अगर एयरपोर्ट बनता है, एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनता है, आप ये मत सोचिए बन गया, अगर बनता है तो क्षेत्र मतलब जो आपका एरिया है इसका तीव्र विकास होने की पूरी संभावना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आप लोग इस बारे में जानते भी होंगे। अन्य जो जमीनें हैं उनकी भी मूल्य में वृद्धि होगी, लोगों का आना जाने की सुविधा बढ़ेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी। यात्रा के समय आप जानते हो यहाँ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है, सभी लोगों के बच्चे भी हैं, सब काफ़ी लोग सक्षम भी हैं, तो चाहते भी हैं कि 1 घंटे में दिल्ली जाएं, 1 घंटे में वापस आएं, वो व्यवस्था बनेगी। ऑफ कोर्स पर्यटन की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों का विकास होगा। जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो एयर एम्बुलेंसेज वगैरह भी बनने का सिस्टम देश में हो चुका है। स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों का विकास होगा, शिक्षा संबंधी संसाधनों का विकास होगा, क्योंकि आवाजाही के लिए अगर कम समय लगता है तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन अगर जैसे अभी समय आपका यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है तो वो समय ज़्यादा लगने की वजह से लोग दूसरा विकल्प लेते हैं। अगर ये सब होता है तो रोजगार के नए अवसर भी कुछ नए निकलेंगे, ग्रामीणों के रहन सहन में डेफिनेटली सुधार होगा और सामरिक दृष्टि से ये प्रोजेक्ट फिर बहुत उपयोगी है। ये हमने आपकी रिपोर्ट में आप लोगों के लिए लिखा है। तो इसके साथ अब ये सारा स्टेज आपका है, आप 1 by 1 जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि आप अपने स्पेसिफिक पॉइंट अगर बताएंगे कि जैसे हमने बोला कि आपका ये लॉस है, तो अगर आप ये पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं, हर विभागों से हैं, जिन लोगों ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है वो भी है, आप उनसे भी पूछ सकते भाई हमारे गाँव में इस चीज़ का क्या होने वाला है, पानी का क्या होगा, हमारे मकान का क्या होगा, हमारे ड्रेनेज का क्या होगा, पीने का पानी का क्या होगा, जो लोग किनारे आ रहे होंगे जिनकी आधा जमीन छूट रही है उनका क्या होगा। तो हमें चाहते हैं कि आप अगर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अगर आप कुछ ऐसे सवाल पूछें जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी से हैं और जो वास्तव में आपको बहुत इम्पैक्ट करने वाली हैं, तो इसके लिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना पॉइंट बताएं, अपना सुझाव भी दें। और इसके लिए अभी आप ही को आमंत्रित कर रहे हैं, तो किसके पास है दूसरा कॉर्डलेस माइक? कौन बताना चाहेंगे, बताइए जी। आपने उधर एक बार देख लेना ना, अपना नाम और अपना जहाँ पे अपने वो बता देना। अपना नाम और क्या? मैंने वहीं से बोला, कोई टेंशन नहीं है, बस कैमरे में देख के बता देना एक बार ना, फिर आप बोलिए। आज जो यहाँ पर इधर जाओ कोई नहीं, बैठने दो यार, सुनाई दे रहा है, आप क्यों यार? हेलो, ठीक है। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर पहले तो धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ
क्योंकि यहाँ पर सभी विभागों से और आज जो है हमारे बल SDM मैडम, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ और जो भी विभाग से आए हुए अधिकारी हैं, कर्मचारीगण हैं, उन सबका करता हूँ। और जो किसान भाई हमारे छात्रु माल के और छात्रु पंचायत के हैं, उन सब का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो आज जो इन्होंने यहाँ पर एयरपोर्ट के बारे में ये जनसंवाद रखा हुआ है, तो इसमें आप सबकी जो समस्या है, एक की समस्या नहीं है। जैसे कि मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं दिलीप सिंह पंत, मैं यहाँ का किसान हूँ पहले, और मैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रिटायर हुआ हूँ बिलासपुर से। और मैं कई प्रोजेक्टों में, जैसे आप आज आए हैं, मैं भी वहाँ गया हूँ, तो बहुत सारी समस्या लोगों को आती है। आज तो चलो हम सब इकट्ठे जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, परंतु जब बिछड़ते हैं या जब कोई नेगोशिएशन होती है तो उस टाइम प्रॉब्लम आती है, कई दिक्कतें रहती है, तो उनको दूर करने के लिए आपको कोई ना कोई सुझाव देना पड़ेगा। आज मैडम बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये हमारे भूवर्जन अधिकारी हैं और इन्हीं के पास हमें जो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी ये बात हमारी आगे तक पहुँच सकेगी। अन्यथा ये बात जो है अलग अलग बोलना सबके लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रधान भी यहाँ बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर बड़े किसान भी बैठे हुए हैं, जैसे ठाकुर रूप सिंह जी है, कुलदीप जी है, मेरे ख्याल आए होंगे यहाँ। तो सबका मैं यहाँ पर अपनी तरफ से, छात्रों गांव की तरफ से स्वागत करता हूँ। और हमारी जो समस्या है, ये जो आज जो जन निवारण रखा हुआ है यहाँ पर, जन सुनाई है, इसके बारे में बताता हूँ। प्रस्तावित नागचला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बल जिला मंडी हेतु भूमि अधिग्रहण गाँव माल छात्रों की सुनवाई। ठीक है मैडम, तो इसमें हमने कुछ मांग रखी है, जो कि यहाँ पर 50 साल आपने साइन भी किए हुए हैं। सब ने मांगा है कि ये चीज होनी चाहिए हमारे लिए। आगे के जो इन्होंने एयरपोर्ट दी है, आज ही हमने देखी एयरपोर्ट क्या है क्या नहीं है, जो ये बोल रहे हैं। अगर कहीं दी होगी तो हमें नहीं पता, ये अदरवाइज तो हमें मेंबर जो होते हैं हमारे पंचायत के, उनके पास आनी चाहिए थी। और सबके पास गांव में जिनकी जमीन थी उनको सर्कुलेट होनी चाहिए थी, चाहे वो बड़े सर्कुलेट को नहीं सुनिए, अभी हमारे नॉलेज में आए, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये जो SR एशिया क्या है, इनसे मैं 2-3 बार मिला, सुनिए आप। और इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं भी यहाँ का बासिंदा हूँ और आप आइए, हमारी जमीन है यहाँ पर और वो भी जा रही है इस इज्जत में, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कीजिए। और आज तक इनका कोई भी कर्मचारी अधिकारी मेरे पास नहीं आया, ना तो उन्होंने फोन कॉल किए मुझे। मैं भी एक पढ़ा लिखा था और ये भी पढ़े लिखे थे, मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया मैंने इनको कहा भी कि आप जो सर्वे कर रहे हैं उसकी कोई आपकी जो है उस तरह की कोई क्वेश्चनरी है तो मुझे दीजिए। एक दिन नहीं, ऑनलाइन है, वो नहीं दे सकते हम। अरे क्यों नहीं दे सकते? रीजन ये हमारी जमीन है। तो बोलते नहीं हम आके करेंगे। मैं कहा मोस्ट वेलकम, आइए आप, हम आपसे बात करेंगे। ये नहीं आए, मेरे पास नहीं। अगर मेरा नाम है तो कहीं बताइए आप इनकी क्वेश्चनरी में। मैं भी यहाँ का हूँ, मेरे पास नहीं आया। और इनकी जो लड़कियाँ थी उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि मैडम मैं भी यहीं का हूँ, आइए आप। तो इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने भाई सर्वे किया है, ये ग्राउंड लेवल का सर्वे नहीं है। मेरी क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जो किया हुआ है सर्वे, ये 38 नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि 101 पेड़ है। अगर हमारी लाइन में कहीं यहाँ बैठे हुए लोग हैं सारे, उनके घरों के आसपास देखे जाए, उनके खेतों में देखे जाए, तो मेरे को 101 पे नहीं। सुनिए आप बात को। और साथ में हमारे कुछ सोर्सेज है, जैसे कुएं गवर्नमेंट के कुएं लिखे लो, पर्सनल बोलते नहीं लिखे। ठीक है, और भी बातें हैं बहुत सारी, मैं अभी पढ़ूंगा सबको तो जाने दूंगा। तो मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ जो गाँव की तरफ। ठीक है, वेलकम। ठीक है मैडम। गाँव माल छात्रों तहसील बल जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है। और हमारी जमीन प्रस्तावित नागचला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी के लिए अधिकृत की जा रही है। हम सब की जमीन अधिकृत होने के पश्चात जो समस्या आने वाली है उसे आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, लिखित रूप में दे रहे हैं और बोलते रहेंगे। ठीक है जी, ताकि आने वाले समय में सरकार और भूमि मालिकों के बीच कोई विवाद न हो। ठीक है जी, क्लियर होनी चाहिए बात। तो माल छात्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, जिसमें नकदी फसलें जैसे टमाटर, मटर, गोभी, खीरा, करेला, घिया, कद्दू, प्याज, आलू इत्यादि लगाए जाते हैं।
ठीक है जी। बोल तरह ने बोला रे का 2 दिन टाइम वहाँ छात्रों के बहुत से परिवार इन नकदी फसलों पर आर्थिक रूप से निर्भर है। इन्हीं की जो ये गांव है इसमें आज की डेट में एम्प्लॉइज बहुत कम है और खेती पे ही निर्भर है और खेती जो बहुत उपजाऊ है। ठीक है जी। अब सरकार द्वारा वहाँ छात्रों का जो भूमि सर्कल रेट निर्धारित किया है वहाँ बहुत ही ठीक है। आजकल माल छात्रों में और आसपास के माल में एक बीसवा भूमि का रेट 20 से 25 लाख रुपए। नेर चौक में अगर देखें आप, जरलू महल में देखें आप और राजचना में देखें तो ये रेट है जी। तो 20 लाख रुपए इस हिसाब से बीघा भूमि का मार्केट रेट 4 से 5 करोड़ बनता है। तो अब ये हमें जो मिलेगा तभी ये किसान जो है यहाँ के मानेंगे 4 से 5 करोड़ अगर बीघे का मिलता है। ठीक है जी, तभी ये बात हो पाएगी। अदरवाइज जबकि हमारी भूमि में हम हर साल 4 से 5 नकदी फसलें उगाते हैं और इस हिसाब से अगर इसकी 5 साल औसत निकाली जाए तो 15 से 20 लाख रुपया प्रति बीघा बनती है। जो फसलों से ही हम लेते हैं तो ये तो हमारी परमानेंट चली जाएगी, ये तो हमारी लाइबल है जो कि हम हर साल लेते हैं। ठीक है जी। तो इसको अगर असेस किया जाए तो ये वैल्यू जो है 4-5 करोड़ कुछ नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट, हम माल छात्रों के निवासी एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान उजड़े जाने वाले भूमि मालिकों का पुनर्वास करने की मांग भी करते हैं। ठीक है जी। जो भी भूमि मालिक एयरपोर्ट बनने वाली जगह से उजड़े जाएंगे उन सब के पुनर्वास के लिए जमीन 4-5 किलोमीटर के दायरे में गांव के निकट ही उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें हमने जैसे कि DPF झाड़ है, डोइडे का दूसरा पार्ट है, उसमें हमें जो है वो जमीन दी जाए, उसमें हमारे मैक्सिमम लोग जो वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमारा DPF के बाद सेरिकल्चर फार्म इंदौर में है, उसमें हमें जमीन दी जाए, वो भी बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है। दूसरा सेरिकल्चर फार्म राजगढ़ में है, वहाँ पर हमें जमीन दी जाए, वो भी प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है जी। तीसरी जो है सरकारी भूमि हमारी जो ऐसे करो आगे पास है उसमें दी जाए और जो भी नियर बाई भूमि सरकारी भूमि होगी वो आसपास के ही इलाके में हमें दी जाए। ठीक है जी। और कृषि फार्म छात्र यही नजदीक हमारे जो है छात्र फार्म है, उसमें हमारी कोई 200-400 बीघे जमीन है, उसमें भी दी जाएगी तब भी वो सूटेबल है। और साथ में डांगू में सरप्लस गवर्नमेंट लैंड है, वहां पर भी दी जाए, वो भी सूटेबल है। ठीक है। तो ये तो हमारा भूमिका था। और साथ में जो हमारे उसके सभी जरूरी मूलभूत सुविधा भी दी जाए हमें। ठीक है। जैसे ये शेष हमारी भूमि बच जाएगी तो उसके साथ जो रोड है हमारे या जो थोड़ी सी जमीन जैसे कि बाउंड्री लाइन के साथ ही हमारी जमीन बच रही है, औरों की सबकी बच रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको या तो एक्वायर कर लो या फिर उसमें हमें जो खुली छूट दी जाए मकान बनाने के लिए। हमारे जो रोड है अभी क्या है कि अगर ये बन जाता है एयरपोर्ट तो हमारा जो रोड है वो बंद हो जाएगा, या तो हम सूर्यनगर जाएंगे या चक्कर जाएंगे। जो हमारा मेडिकल कॉलेज साथ बना हुआ है वहाँ तो पेशेंट पहुँच नहीं पाएगा, मर जाएगा बीच में। तो हमें जो ये रोड है, ये रोड यहाँ से नजदीक है, ऐसे 1 किलोमीटर के दायरे में है, यहाँ से इसको डाइवर्ट करके नागचड़ा में 4 लेन के साथ टच किया जाए। ये हमारी मांग है। PWD विभाग के आए हैं तो उसको जो है सर्वे किया जाए और ये जो चीज है इसको दिया जाए। ऑलरेडी ये प्रपोज्ड है, इनका इन्होंने कॉस्ट भी दे दी। नहीं, इन्होंने पता नहीं कहाँ से किया है, हम नहीं जानते। जानते हैं, मैं बता रही हूँ। हाँ, 1 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर की अटैचमेंट है। आपका पॉइंट टेकन है, ये उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड 2 किलोमीटर की अटैचमेंट है ताकि हम मेडिकल कॉलेज में इमीडिएटली पहुंचे, हमारा पेशेंट चक्कर में लगाता रहे। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जितने भी विभागों की जो चीजें जा रही है, सड़क जा रही है, IPH की कोई इरिगेशन की पुल जा रही है, विभागों ने ऑलरेडी उसका नेचुरली इन्होंने भी तो पैसा लेना है, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि लोगों को ये दिक्कत होगी तो हम रोड ऐसे प्रपोज करेंगे ताकि लोगों को शॉर्टकट मिले। तो ये सब चीजें पहले ही हो गई है और 117 करोड़ के अराउंड जो 4-5 विभाग की चीजें जा रही है उन्होंने ऑलरेडी दे दी है। इतना पैसा हमारे को चाहिए तभी हम शिफ्ट करेंगे, ये भी आप ही। और जहाँ पर हम विस्थापित हो रहे हैं वहाँ पर हमारे लिए जो मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल,
सारी चीजें जो जितने आपके स्कूल जाएंगे, जो भी ये बता रहे हैं, ये सब अलग बात है मैडम, नहीं, जहाँ पे स्थापित होंगे वहाँ पे भी आपको वहाँ पर भी हमें सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट। एयरपोर्ट के साथ लगती भूमि जो शेष बच जाती है उसके लिए भी हमें जो है रोड रास्ते रहने चाहिए जाने के लिए खेतों में, ताकि हम मकान खुली छूट होनी चाहिए। हमें कोई अथॉरिटी जो है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाए कि आप यहाँ मकान नहीं बना सकते, आप यहाँ जा नहीं सकते। हो सकता है कि प्रोटेक्टेड एरिया कर दिया जाए, तो वो भी एक खुली छूट उसके लिए जो यहाँ का जो अवस्थी होगा। देखो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, एयरपोर्ट में कुछ कंडीशंस होती हैं, आप समझ रहे, प्लेन आएगा तो बच ही जाएगा, थोड़ा सा है। लेकिन ये ठीक है कि अगर आपकी थोड़ी सी जमीन बच रही है, 1 बीसवा 2 बीसवा 10 बीसवा से कम, जो पिछले मुहाल में डिस्कस हुआ लोगों ने कहा, तो उसको आप एक्वायर कर दो, भी एग्री। 10 बीसवा से कम में आपने खरीदना भी किया, उसके भी दाम मिल जाए आपको, तो इस तरीके के सजेशन बेटर रहेंगे। ठीक है जी। जिस भूमि की एयरपोर्ट के लिए अधिकृत की जाएगी उन्हें औषधि का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है जी। और एयरपोर्ट में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दी जाए, सभी को शैक्षणिक जिस ये मैंने पहला पॉइंट ही बोला था, जितनी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से वो कहना चाहिए। ये हम यहाँ से इस रिपोर्ट में ऐड करेंगे आज की डेट में ही, एज इट इज, जैसे आप दे रहे हैं। ठीक है, और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और इसी के साथ अगर निजी सेक्टर में ये एयरपोर्ट जाता है, अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर की अलग बात होती है, और अगर प्राइवेट सेक्टर में ये जाता है तो उसके ऊपर भी ये शर्तें जो है लागू होनी चाहिए, ना कि सरकार के ऊपर होनी चाहिए। फिर क्या हो जाता है, कई बार यहाँ नजदीक ही हमारा एक FCI का गोडाउन खुल गया नलसर में। पहले वो FCI वालों ने एक्वायर किया, उसके बाद वो लीज पे दे दिया। अब वहाँ के जो राइट्स थे लोगों के, वो लड़ रहे हैं बेचारे, बोलते हैं जी हम तो प्राइवेट कंपनी है, आप तो सरकार से बात करो, हमें नहीं पता। तो वो अब बेचारे बड़े परेशान हैं। यहाँ नजदीक की बात है नलसर की, पॉइंट टेकन, आप इसको एज इट इज ही रेफर तो करेंगे। ये ऐसा ना हो प्राइवेट सेक्टर में भी जो जाएगा तो उसमें भी हमारे राइट्स रहने चाहिए औषधियों के जो भी है, जैसे कि बच्चों को जो उनके अगर कोई उनका कोई स्कूल भी खुलता है तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, एडमिशन होनी चाहिए, प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। औषधियों को जो है सुरक्षित होना चाहिए, और साथ में जो है इसमें साथ में औषधियों को उनकी 10 पीढ़ियों तक, जो औषधियों की 10 पीढ़ी है उनको 10% जो प्रॉफिट होगा एयरपोर्ट का वो मिलना चाहिए। उसमें वो हकदार होंगे, चाहे वो कहीं भी बात यहाँ से जाके शिफ्ट हो, परंतु जो औषधि है उनको 10% उस प्रॉफिट में से मिलता रहना चाहिए 10 पीढ़ियों तक। ठीक है, हम रिकमेंड कर देंगे अपनी तरफ से, बिकॉज़ जितने मोबाइल है उन सबके लोगों के लिए लागू होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे और उसमें एक और भी है, जैसे कि यात्रियों के लिए टैक्सी, होटल आदि के लिए औषधियों की प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट दूसरे मोबाइल ठीक में है, सेम है, ये एयरपोर्ट के अंदर दुकानों का आवंटन भी औषधियों को मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद महोदया, अभी उच्च न्यायालय में वन प्रोजेक्ट वन कॉस्ट, हाँ, ठीक है, डन। ये क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है यहाँ पर, ये बहुत पहले पुराना क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू का। तो लैंड का तो अब हमारी जो इरिगेटेड लैंड है टोटल, यहाँ ना तो कोई बंजर है, कोर्ट के ऑर्डर है, चाहे जरूर मिल जाए तो यहाँ। अब हमारी अपन जमीन है सारी, अपन जमीन जिसको हम बोलते हैं लोकल भाषा में, उसकी कीमत हमें एक समान 4 से 5 करोड़ मिलनी चाहिए। सबको एक समान ही मिलेगी। ठीक है जी। वन कॉस्ट। ठीक है। कॉस्ट अगर कम हुई फिर कॉस्ट की तो बात बाद में करेंगे, पहले एक्सेप्ट तो हो। और जो रेट यहाँ पर नजदीक के मुहाल, जैसे मैंने पहले कहा, नेर चौक है, नागचड़ा है, डांगू है, तो उस एरिया के रेट हमें भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 50 आदमियों के साइन है इसमें मैडम, ये आपको ही है अर्जुन अधिकारी को, तो हम उसको आपके पास देते हैं। और इसके अलावा भी अगर भाई यहाँ किसान बैठे हुए हैं, अगर कोई और समस्या कोई बताना चाहता है, खड़े होकर उसके लिए हम बैठे, आप बैठिए, आपने अपनी डिमांड रखी। अब कोई इंडिविजुअल बोलना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। थैंक यू मैम। बढ़िया। इसको देखो, इन बहुत ही अच्छा था, इन पॉइंट्स को छोड़ के किसी के पास पॉइंट है ना कि भाई ये चीज रह गई है, आप बताओ। वैसे 2-3 मॉल हमने जो किए उसमें ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं ना। कोई अलग से आप बोलना चाहते हैं? इनको दे दो माइक। नाम बताएं। मेरा नाम खेमचंद सैनी है, मैं एजुकेशन से SBPO रिटायर हूँ। मेरा एक विशेष प्रश्न है मैडम से, मंच पर बैठे हुए सभी माननीय व्यक्ति और सामने बैठे हुए सभी व्यक्ति, मैं सबका आदर करता हूँ। मुझे यहाँ बोलने का समय मिला। सन 1976 में
गैर मुलूस जमीन थी, वो जमीन मालिक और मुजारों को आधी आधी बांटी गई। तो मेरे पास भी एक टुकड़ा है नोएडा के पास, मंडी का था उसका मालिक, वो मेरे ससुर का धर्म भाई था। 76 से उन्होंने वो जमीन आधी ली और वो जमीन मुझे कल्टीवेट करने के लिए दी। तो मैं उस जमीन को सन 1976 से लेकर और आज तक उसको कल्टीवेट कर रहा हूँ। मैडम से मेरा विशेष अनुरोध है, मीडिया से अनुरोध है और कंपनी से अनुरोध है, ऐसी जमीन का आप क्या करेंगे, किसको इसका अगर ये एयरपोर्ट बनता है तो किसका इसका मुआवजा जो है किसको देंगे, ये नोट करें। विशेषकर मीडिया वाले, मैडम से मेरा निवेदन है। और जहाँ तक इस एयरपोर्ट की बात है, मैंने कई मीटिंगें कंसा चौक में अटेंड की हुई है और जमाबंदी की मतलब किसानों ने अपनी जो नकलें हैं वो सरकार को भेजी है। 75% ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी नकलें जो है वो सरकार को भेज दी है कि हम इसके एयरपोर्ट के पक्ष में हैं। लेकिन जहाँ बात आती है भाई इसका मुआवजा जो है वो ठीक ढंग से मिलना चाहिए और विस्थापित जो लोग होंगे उनको नज़दीकी मतलब उनको सहाया जाए और इसके साथ साथ योग्यता के आधार पर सभी को नौकरी दी जाए। इन शब्दों के साथ आपका मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कौमी, सर्वप्रथम मैं माननीय उपमंडलाधिकारी समृद्धिका नेगी जी, प्रशासनिक जितने भी अधिकारी वर्ग, कुछ अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, सभी विभागों से आए हुए, सर्वप्रथम मैं आप सबका इस ग्राम पंचायत सतरू में एकत्रित होने पर, इस मीटिंग में भाग लेने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो आप सबने अपना कीमती समय निकाला और इस जन सुनवाई में यहाँ एकत्रित हुए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किस उद्देश्य से इस मीटिंग का आयोजन माननीय उपमंडलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें आप सभी के द्वारा अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी अपना पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से रखते हुए इस मीटिंग को सफल बनाएं, ताकि यहाँ से जो डाटा कलेक्ट होगा इसको हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो आगे हिमाचल सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। अभी आपने आदमी पंत साहब जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं उनके विचार सुने। इन्होंने सही कहा कि जो हमारी ये बुकलेट छपकर तैयार हुई है, ये सत्य है कि सभी लोगों से संपर्क नहीं साधा गया। बीच में बहुत से ऐसे एरियाज के लोग बच गए हैं जिनमें उनकी भागीदारी निश्चित नहीं हो पाई, उनसे डाटा कलेक्ट नहीं हो पाया है। इसमें बहुत सी त्रुटियां रह गई है, चाहे वो पक्ष में जैसे इन्होंने दर्शाया गया कि 70% लोग जो है फेवर में हैं और 29% पॉइंट कुछ लोग जो है इसकी डिसफेवर में है। ये पॉइंट भी बिल्कुल असत्य है और जो यहाँ पर डाटा एकत्रित किया गया है इनके माध्यम से, उसमें भी बहुत सी कमियां हैं। आगे मैं आदरणीय उपमंडलाधिकारी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ से जो एक प्योरिटी में डाटा लोगों के माध्यम से दिया जाएगा उसको ही आगे कन्वे करें, ताकि जो लोगों के विचार यहाँ से आएंगे उनको सही ढंग से आप हिमाचल सरकार के द्वारा के सामने समक्ष पेश कर सकें। आप सबको विदित है कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसकी सूचना अधिसूचना जो है
इलेक्शन से ठीक पहले कर दी गई थी कि जो ऐसे ये जन सुनवाई की तरह ऐसी प्रक्रिया इन सब में से उसके बाद नेगोशिएशन होगी, रेट वगैरह की निर्धारित किए जाएंगे। तो एक ये प्रक्रिया का एक पार्ट है। तो आप सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी बारी बारी से अपने विचार यहाँ स्पष्ट करें, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो डिसफेवर में है। मैं अपना व्यक्तिगत यहाँ पर राय देना चाहूँगा कि हमारी ये पल की जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। इसके जो सर्कल रेट हैं, चाहे वो हमारा पटवार सर्कल कुम्मी हो चाहे वो गागल हो, दोनों मुहालों में हमारी सभी इस पंचायत के लोगों की ज़मीन आती है। हमारी ये नवगठित पंचायत है, इसमें सिर्फ 2 वार्ड ही छात्रु पंचायत के छात्रु माहौल में आते हैं, बाकी लगभग 5 वार्ड जो हैं ये कुम्मी माहौल में आते हैं। इसलिए लोगों की भागीदारी दोनों ही मुहालों में रहेगी। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि ये जो हमारी उपजाऊ जमीन है, इसको लोगों ने अपना रोजगार का साधन अपनाया हुआ है। एक तरफ सरकार जो है निरंतर रोजगार देने में विफल रहती है, चाहे वो कोई भी सरकार है। सरकारें आती है जाती हैं, मगर लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जैसे लोगों ने हमारे यहाँ नकदी फसलों का कार्य आरंभ किया है, चाहे टमाटर का है, चाहे गोभी का है, चाहे अन्य किसी प्रकार की भी फसलें हैं, उससे लगभग छोटे से छोटा किसान भी लाखों रुपए जो है हमारे 6 महीने में साल में कमाता है। अगर वही सर्कल रेट 3 या 4 लाख रुपए बीघा के हिसाब से हमें मिलते हैं तो हमारे तो किसान जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। मैं इसके लिए इसमें सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मैसेज को इस तरह से आगे कन्वे करें ताकि जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके जो रोजगार के साधन हैं उनको सरकार के द्वारा पहले निर्धारित करें कि इतने रोजगार जो है यहाँ से उचने पर आप लोगों को दिए जाएंगे, स्थानीय जनता को दिए जाएंगे, और कहाँ पर जो है जमीन के बदले जमीन दी जाएगी। अगर यहाँ से पलायन करना पड़ेगा तो कहाँ पर पलायन किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि जैसे पहले भी कई बांध विस्थापित है, उन्हें जमीन जो है राजस्थान में दी गई, मगर आज तक उन लोगों का वहाँ पर ना तो कब्जा है, ना तो वहाँ पर उन लोगों को उसका पता है कि वो जमीन कहाँ है, ना तो उनको यहाँ पर अपनी जमीन पे खड़े होने दिया जाता है। इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा कि नजदीक ही सराउंडिंग में अगर इसकी स्थापना हो जाए, जैसे हमारे गांव, हमारा घर, हमारी जमीनें उजड़ेंगी, उसका प्रावधान जो है नजदीक किया जाए तो सभी लोग जो है अपना रहन बसर और अपना जो है गुजारा जो है सही ढंग से कर पाएंगे। और रोजगार के लिए भी सरकार को ये पहले निश्चित करना होगा कि अगर आपकी जमीन और आपके घर बार जा रहे हैं तो आपको जो है इतने लोगों को रोजगार मिलेगा और इतने बीघा जमीन जो है आप जमीन के बदले में दी जाएगी। नहीं तो अगर सरकार इन जो हमारे पंत साहब ने जो बातें यहाँ रखी इनके अनुकूल नहीं खरी उतरी तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इस एयरपोर्ट को यहाँ उपजाऊ में जमीन में ना बना करके कहीं बंजर जमीन में बनाया जाए ताकि हमारे जो लोग हैं वो उछलने से बच सके। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। ज्यादा न कहता हुआ मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी यहाँ आए और बारी बारी से अपने विचार रखें ताकि प्रशासन को भी ये सही रूप से स्पष्ट पता चले। बाकी ये सर्वे वगैरह की बात है, ये तो प्रक्रिया है, ये चली रहती है। आप सभी एक ओरिजिनल अपना वाक्य जो है अधिकारियों के समक्ष रखें और आने वाले समय में ये बातें आपके हित में उतरे, आपके जो हक हैं वो आपको मिले। ज्यादा न कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। कोई और बोलना चाहता है? कोई महिला भी तो आपने बोलना। इसके बाद कोई महिला भी तैयार है भाई, आए हुए इतनी दूर से। मेरा नाम जीवन, मैं छात्र माहौल का स्थायी निवासी हूँ। अभी राज चौधरी जी ने और अपने पंत साहब जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, लेकिन मेरा एक ही पॉइंट रहेगा, ये मेरा छात्र पंचायत, मेरा छात्र माहौल
एक एससी कम्युनिटी 95% यहाँ एससी कम्युनिटी है, तो क्या वो मेरी कम्युनिटी पे इकट्ठे का प्रावधान रहेगा? एक्चुअली जो एक्ट है उसी में एक्सेल्फ है। अगर कोई कम्युनिटी उजड़ती है और वो इकट्ठा ही बसना चाहती है तो उसको वैसे ही बसाया जाएगा, उसी की प्रेफरेंस रहेगी। कोई लेडी भी बोल दो भाई, महिला शक्ति नहीं बोलना, आपने बोलना है? इनको दे दो। Number one, that I have gone through with the report and seen the report. It is generally एक गवर्नमेंट का एक स्टाइल होता है हाउ टू टेक ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो सोशो इकोनॉमिकल आपका ये असेसमेंट चल रही है, इट इज ओके, इट इज रिक्वायर्ड, बट द मेजर पॉइंट इज lapsing is the design of this airport. The design of the airport has not been finalized nor shown to the public, which is required before such activities are going to take off. Second, 7 villages are controlled. Under this survey, 7 villages are controlled. I think we don't want to displace them because the design is such that don't require that much area. So this point to be taken care of. We need an area only 4 square kilometers as a linear development, because the layout of this area is from north to south. इनको समझ नहीं आ रहा लोगों को ना, मैं तो समझ जाऊंगी, इनको नहीं समझ आ रहा है। आप सरकारी में बात करो, हिंदी में बात करो। इस मटियाली की चलेगी। इस वायु पट्टी का जो जमीन हमें चाहिए वो सिर्फ 4 स्क्वायर किलोमीटर, 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए, और वो एरिया the dimension of that strip is 3.2 kilometer into 1.5 kilometer, which is जो कि नोएडा के साथ लगती हुई जा रही है। जब स्ट्रिप हवाई अड्डा बिल्कुल स्ट्रिप जो नोएडा की बीच में जा रही है और 500 का एरिया वो ले रहा है, तो ये जो एरिया हमारे पास है छात्रों से लेके कुम्भी तक इनएबिटेड एरिया, आई कैन गिव इट, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्यों पब्लिक को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है? जो एक नोएडा का डूग एरिया है जिसको बोला झरलू से एडजॉइनिंग, और कुम्भी से एक रोड जाता है जो टाणे तक, तो उस रोड से लेके इस पॉइंट तक मेरे 3.5 किलोमीटर हो जाता है। आई सेफली वी कैन टेक ऑफ, सेफली हम लैंड कर सकते हैं। अब रह गया इमरजेंसी लैंडिंग। इमरजेंसी लैंडिंग में हिल्स आर नॉट सो हाई, इट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्लेटफॉर्म, hence I can circulate over the housing without किसी को हिलाए जुलाए में। नंबर 1, तो इसलिए डिजाइनर यहाँ होना चाहिए, तो डिजाइनर को लेआउट देना चाहिए। इनको जो पैसे दिए इनसे पूछेंगे, डिजाइनर है ये एक्सप्लेन करेंगे, आपने इसलिए आप कंप्लीट करो फिर ये करेंगे आंसर। और उसके बाद देखिए इतना रेवेन्यू बचेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम यही का गाँव, हम 1950 में पैदा किए और 1950 से लेके आज तक इस तारीख को 1962 में एक एरिया फ्लडेड हो गया। तो जब एरिया फ्लडेड हो गया तो नेचुरल हो गया हमारे दिमाग में, अब नेचुरल मुझे मिट्टी चाहिए इसके लिए, तो मिट्टी कहाँ से लाऊंगा? तो मेरे पास एडजॉइनिंग मैं खराब करने वाला नहीं हूँ,
मैंने सिंपली जाड़ का एरिया ले लिया जो गवर्नमेंट के पास है 500 एकड़। यहाँ पर एयरपोर्ट सिटी बनेगी और मंडी से बाईपास रोड है जो रोड आज तक बर्बाद कर रखा है सारे किलोमीटर, उस रोड को 2 लेन बनाइए और जिसको बोलते हैं काकड़ घट्टा जिंगाड़ी मारघट करसोग इसको 2 लेन बनाइए, आपके सारे रोड बच गए, जरूरत ही नहीं। और बिल्डिंग जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग हम चार्ट में सर्च करते हैं कुम्मी के सामने और आधा डोडा बच गया मेरा। तो इस तरह से इतना ज्यादा एरिया बताएंगे आपको भी क्या है ठीक है डिस्कस कर लेंगे। अब रहेगा गवर्नमेंट का खर्चा, अब रहेगा गवर्नमेंट का खर्चा चैनलाइज कर दिए यू आर गेटिंग और जो हाउसेज आ रहे हैं चेड़ी से लेकर टोयोटे तक 25 यही बोल रहे हैं क्यों चारों को दुखी कर रहे हो? जो लैंड की चीजें आपको जरूरत है मिनिमम लैंड स्ट्रिप के लिए लैंड चाहिए। हम देखिए बात करते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। वी कैन डिस्कस विलेज घट्टा गाँव और जमीन बंद मोबाइल छाप बोल दो और बेटा थोड़ा सा DPR पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, अभी डिजाइनिंग का फेज नहीं है। हमने अभी सिर्फ DPR सबमिट की है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो DPR में सिर्फ मास्टर प्लान हमारा सबमिट होता है, हमारा डिटेल डिजाइन या एयरपोर्ट कैसा बनेगा कैसा दिखेगा वो सबमिट नहीं होता है। और उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं एरिया रिक्वायरमेंट 4 स्क्वायर किलोमीटर, आई डोंट नो आपने वो कहाँ से गेस किया है। जो हमारा रनवे होता है इनिशियली फर्स्ट फेज में फॉर ATR 72 जो कि सबसे छोटा प्लेन होता है जो उतरेगा, उसके लिए हमारा जो रनवे रिक्वायरमेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर का होता है। जो हमने प्रपोज किया है सर, मैं उसकी बात करूंगा फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोंट मिसलीड। ठीक है 2100 मीटर है सर। मैं बोल रहा हूँ पहले बोल रहा हूँ। ठीक है थैंक यू। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले इनको बताना जैसे बता रहे और उसके अलावा जो हमारा इसको बोलने दो ना पहले, उसके बाद बोलो बोलो। उसके अलावा जो हमारा जो सेकेंड फेज में प्रपोज होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एयरपोर्ट का ऑपरेशन तो 4 किलोमीटर का हमारा टोटल रनवे जाता है। और उसके बाद दोनों साइड अप्रोच में रनवे के अप्रोच में 1.5 किलोमीटर एंड 1.5 किलोमीटर का हमारा स्पेस होना चाहिए, जिसमें हम जो बिल्डिंग्स होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि अप्रोच खाली होना चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं कि होवर कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जो प्लेन है वो होवर कर लेगा। ठीक है और कुछ सर? डियर फ्रेंड जो इन्होंने बोला yes, 3.1 किलोमीटर स्पेसिफिकेशन लीनियर 3.1 किलोमीटर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साइड विंग राइट विंग वो भी ले रहा हूँ। अब इसका 1.5 किलोमीटर 750 मीटर ढापन 700 750 मीटर आपको सी मेरे पास अवेलेबल है। तो ये टेक ऑफ के लिए नहीं चाहिए होता है, ये टेक ऑफ के लिए चाहिए होता है ये। Basically, I am giving you my introduction. I am an airport engineer, right? And I have been through it. और जो DPR आपने दी है, आप उसको टेक्निकल सैंक्शन लगेंगे। जो DPR आपने सबमिट करी है, उसको टेक्निकल सैंक्शन लगेंगे। जब तक टेक्निकल सैंक्शन नहीं मिलती, सारे प्रोजेक्ट हवा में हो जाते हैं।
इसलिए यहाँ के आदमी को ग्राउंड रियलिटी पर उस डीपीआर की रिपोर्ट में एसोसिएट करिए। दिस इज माय डिमांड, जो कि रिकंसर्न सर्वे को ग्राउंड रियलिटी पे डीपीआर को कंसल्ट करके टेक्निकल सैंक्शन लेने में हेल्प। सेक्रेटरी कैन नॉट हेल्प टू गिव द टेक्निकल सैंक्शन। The Airport Authority of India authority will give the sanction. For that, you induct a person from here, so that little damage should be plain evident. गवर्नमेंट को भी सिखाने वाला बनना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सिखाने वाला बनना चाहिए। तो क्यों नहीं यहाँ का लोकल आदमी इंडक्ट करते हैं उस टीम along the administrator of this place, make a authority and give a little damage to the society. इसमें डाल दीजिए। Our recommendation is that the authorities should be made, one airport authority should be made, who will take care of everything. जो टेक्निकल पॉइंट्स आप बता रहे हैं वो लिख के दे दो, पुट अप देखो। ये लो पेपर आप लिख लो 25 मकान जाए तो हमको क्या, 25 लोगों को ही बोलो। ये लो का गानी दे और कोई आज और ये सब पेन दो। मैडम नमस्कार, मेरा नाम राजू कुमार है। मैं यहाँ से छात्र गांव से एक किसान, और आपके इजाजत को कुछ 2-3 पॉइंट रखना चाहता हूँ। मैडम जी, अभी कुछ विधानसभा चली हुई थी, अभी भी चला हुआ है सत्र, तो उसमें जो है एक कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भी हुई बात, और इस एयरपोर्ट की भी। तो वहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, और क्या नाम है उनका, सपना था ये कि मेरा सपना है पल में मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा। ठीक है, ये तो सपना हो गया है, पर जैसे विस्तारीकरण कांगड़ा की बात आई तो वहाँ पर जो है जब बात उठी तो पवन काजल जी क्या बोलते हैं, वहाँ पर विरोध करते हैं उस चीज का कि वहाँ पर जो है फर्टिलाइज जमीन है, कि वहाँ पर विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए। तो मैं पवन काजल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि क्या फर्टिलाइज जमीन वही है, यहाँ नहीं है फर्टिलाइज जमीन। फर्टिलाइज जमीन तो हिमाचल में सबसे ज्यादा फर्टिलाइज जमीन तो हमारी बल में है, जिसको कि मिनी पंजाब का नाम दिया गया है। और इस मिनी पंजाब को आपके अपने सपने पूरा करने के लिए उजाड़ना चाहते हो। अपना सपना तो आप पूरा कर लेंगे, पर जो कि हमारे किसान हैं, मेरे जैसे नौजवान बेरोजगार साथी है, उनके सपनों का क्या होगा, जिन्होंने सोचा हुआ है कि हमने जो है एक बीघे से हम 3 और 4 लाख रुपए जो है एक साल की कमाते हैं, हमें नौकरियां तो आपने कहाँ देनी है। पिछली आपकी पूर्व भाजपा सरकार रही, पूरी 5 साल निकल गई, पर आपने एक भी नौकरी नहीं दी। पर हम आपके हमीरपुर चयन बोर्ड जो है सारा वो सील हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? आपकी कारगुजारी के कारण। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जितने भी व्यवसाय पकड़े गए, हम जो बल के किसान हैं, हमारी एक सोच होती है कि हमने जो है नौकरी तो छोड़ो, नौकरी तो कहाँ मिलनी हमें, क्योंकि सारे पेपर जो है पकड़े गए, सारे वहां से वो जेल में आ जाए वो बंदे। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हम किसानों को मत उजाड़ा जाए यहाँ से। हमने जो है हमारी नौकरी की जरूरत नहीं है, हमारे पास नौकरी करने के लिए लोग आते हैं इधर। अगर जैसे आपको एक आपके सेब के पीछे ऊपर जिंजेड़ी में, सराज में, बंजार में, तो आपको कितना वहां पर जो है उन लोगों की पीड़ा, जब वो बोलते हैं कि हमारे जो है स्नॉट पड़ गया या कुछ और हो गया, हमारे सेब के पौधे खराब हो गए, तो कितनी पीड़ा होती है आपको। वैसी पीड़ा हमें भी होती है यहाँ पर, जैसे हमारी जमीन जा रही है तो हम भी अपने 3-3, 4-4 लाख कमाते हैं, हमें कहीं भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों हमारे सपनों को आप जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे फर्टिलाइज जमीन के लिए आपने कांगड़ा में विरोध किया, तो ये भी हमारी फर्टिलाइज जमीन है, इसके लिए आपने विरोध क्यों नहीं किया उधर विधानसभा में? आपने सिर्फ बोला कि विस्तारीकरण कांगड़ा में नहीं होना चाहिए। पवन काजल जी का बयान है और मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। मैं गलत बोल रहा, विधानसभा में पवन काजल जी ने वहाँ विरोध नहीं किया। क्यों किया विरोध वहाँ पर? यहाँ नहीं कर सकते आप विरोध? करो भाई, ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है। विधानसभा में जो हुआ, देखो मेरी बात सुनो, 30% लोग डिसफेवर में है, जो चाहते हैं नया प्रोजेक्ट हो, आप भी उनमें से ही हैं। नहीं, अभी क्वेश्चन ये है, इस रिपोर्ट में आप कुछ ऐड करना चाहते हो?
मैडम जी प्लीज एक बात ओनली स्लैट ना ना प्लीज आपसे हो गई बात ये जो गलती हो गई 69% है ये जो बोल रहे हैं ना जो 69% है मैडम जी उसमें 100% लोग बोलते हैं हमारे को उपजाऊ जमीन दी जाए ना 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 आपकी रिपोर्ट कर रही है अरे हमको ही बोल रहे हैं आपकी रिपोर्ट मैडम जी हमारी जो है जाती जाए बाकी जाती अभी छात्रों वालों के लिए है और देखिए आपको पूरा राइट है, बट मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज एक बार प्लीज आप सुनिए ध्यान से। देखिए आज जो है हम ये पूछ रहे हैं कुछ ऐड करना है, फिर वो नहीं हो पाएगा। आज आपको मौका मिला है कुछ बोलना है इस रिपोर्ट में कमी को पूरा करने के लिए, आप बात चेंज कर देंगे, फायदा कुछ नहीं, वो ऐड होगा नहीं, आपकी रिपोर्ट होगी, सबमिट हो जाएगी। आप ये बताओ कमियां क्या है, काम की बात बोलो, जिसलिए हमारा कुछ नहीं, अपने बंद करना, चल पड़ना। विधानसभा का देखो हमारे लेवल का विधानसभा है नहीं, आप लिखिए हम भेज देंगे ऊपर। हम देखिए मैं बस आराम से शांति, आप बोलो बट वो बोलो जिसका आपको फायदा हो, जो चीज हम ऐड कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोगों ने मना भी किया हुआ है, कोई राय नहीं, चलो आप इनका 30% मत मानो, कुछ लोग अपोजिशन में हैं, कुछ चाहते हैं बने, उसमें कोई दो राय नहीं। हम तो बोले रिपोर्ट में बताओ कमी क्या है ना, तो सिर्फ छात्रों वाले बोले प्लीज, बाकी अपने मोहल्लों में, तो फिर आपने वो बोले जो रिपोर्ट से रिलेटेड है, SIA पे बोले, SIA रिपोर्ट प्लीज, आगे और भी है SIA पे। मैडम जी मेरे एक ही पॉइंट है कि हमारी फर्टिलाइज जमीन है, इसमें आपका पर्टिकुलर की नहीं ले बस, और कोई पॉइंट है। और मैडम जी हमें जो रोजगार तो है नहीं कहीं पे, हमें जो रोजगार तुम्हारे मैडम जी उस रोजगार से हमारे को आप कह रहे हैं कि नहीं बनाओ, बस मैं समझ गई, और कोई पॉइंट है? और 2-3 पॉइंट है मैडम, बोलो और अगला बंदा। क्यों ना मैडम जी ये जो है एयरपोर्ट जो है जाओ में बना जाए, जहाँ पर आपका सजेशन ले लिया, ले लिया, आप चाहते हो ये ना बने, आपका बिग नेम ले लिया, नेक्स्ट कोई यार ठीक है, आपका पॉइंट है फर्टाइल उपजाऊ जमीन है, इसको ना लिया जाए, मेरी फर्टिलाइज जमीन है, ये ना इसे लिया जाए और जो है इसे दूसरी जगह बनाया जाए, जैसे जाओ। ठीक है ठीक है मैडम जी आपको बदतमीजी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप फील्ड में आए और लोगों की समस्याओं को समझा। मैं भी एक साथ बैठिए, मैं भी एक साथ बैठिए। देखिए किसी का अभी किसी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कोई जमीन किसी की नहीं जा रही, अपने साथ बैठिए। बस सुनो, सभी से मेरा अनुरोध है, सुनो भाई, जिसको भी कोई भी आपत्ति है ना, यहाँ स्टेज पे आके अपने कमेंट करें, ऐसे बीच में सुनो, यहाँ पर कोई बीच से कोई कमेंट नहीं करेगा। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप शांति का ये माहौल बनाए रखें। सबको टाइम दिया जा रहा है, सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। ना हमारे मना करने से ये एयरपोर्ट बंद नहीं होगा और ना ही हमारे बोलने से बच जाएगा। ये सरकार की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी होगी, इसके लिए सभी अधिकारी आए हैं, ये अपना सही ढंग से काम कर रहे हैं, आप इसमें सभी सहयोग करें। शांति बैठी। मैं अमर सिंह कलानी, गाँव डाकखाना नाम चला, हमारी यहाँ परिवार की पूरी जमीन इस छात्रों मोहल्ले में है, जो मोस्ट फर्टाइल लैंड, जैसे इससे पहले वक्ताओं ने कहा, रिपीट मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन हिट थोड़ा सा टच करना पड़ता है। ये यहाँ की जो जमीन है मैडम, आपके सूचना के लिए मैं बता दूं कि अमेरिका की पंजाब से भी, अमेरिका से भी ज्यादा फर्टाइल लैंड है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त हमने 4.5 क्विंटल पर बीघा यहाँ की वो गंगा उपजाई थी, जबकि अमेरिका की 3.5 क्विंटल पर बीघा थी। तो ये इसे बेटर था अमेरिका। और लेकिन आज दुख ये हो रहा है कि प्रशासनिक अमला भी
हमारे जनप्रतिनिधि भी, वो चाहे मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ एक लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो आज इसको मरुस्थल बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे मुझसे पूर्व एक भाई साहब ने कहा कि रोजगार हम देते हैं, और इसमें बिल्कुल फैक्ट है, आपके फिगर्स हैं, आप स्वार घाट से उठाओ, दूसरी जगह से उठाओ, यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं, और 550 रुपए बीघा पर डे, फिर खाने 3 टाइम खाना, उसके बाद अपने को पैसा बचाना, 3 से 4 लाख तक पर बीघा एक आदमी को वो इनकम एक फसल की है, जबकि हम 3 फसलें पैदा करते हैं। मुझसे पूर्व गर्ग साहब ने कहा विदेश में भी नौकरी की बहुत ज्यादा जानते हैं, यहाँ डप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पे है बैठे हुए, दूसरे मेरे नौजवान जो किसान हैं ये भी बैठे हुए। हम लोगों के आज छाती पर मूंग दड़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट में पहले, राष्ट्रीय हित में पहले बीबीएमबी का बना, बीएसएन का प्रोजेक्ट चला, ये पूरी जमीन हमारी शराब होती थी। उसके बाद इसके कंप्लीट होने के बाद आज सिल्ट है, इस और सिल्ट और इस सिल्ट में गंदरी एक ऐसी वेजिटेशन है जो कहीं भी पत्थर में भी उग जाती है, लेकिन सिल्ट में वो भी नहीं। यहाँ कई भैंसे जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो गए, उसके लिए भी हमारी, मेरे ख्याल में किसी ने ज्यादा परवाह नहीं की। 6 महीने हमको काला पानी हो जाता है, हम क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सिल्ट नीचे को पकड़ते अगर पैदल भी चलने पर। आज आप अगर आपकी रिपोर्ट भी अगर फेवरेबल जाएगी, और सपोज एक तो हम होने नहीं देंगे हमारी लाशों पे, ये यहाँ अगर बनेगा एयरपोर्ट तो हमारी लाशों के ऊपर बनेगा। हम आत्मदाह करने को तैयार है, आत्महत्या करने को तैयार है, लेकिन इस पर आपका टाइम हो गया मेरे ख्याल। नहीं जानी चाहिए, एक तो बिल्कुल ये इसको छोड़ के और कोई इंटरेस्ट में मैडम राष्ट्रीय हित में पहले नहीं, आप छोड़ लीजिए के बारे में बोलो, डिमांड क्या है? अरे राणा मुझे बोलने दो ना, आप बोल ले, देखो हर व्यक्ति को बोलने का हक है। आप स्पेसिफिक पॉइंट बोलिए जी मैं इसका विरोध करता हूँ, मुझे रेट अच्छे चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, आप सबको बोलने दो, औरों को भी बोलने दो प्लीज। देखो भाषण के लिए नहीं है बट स्पेसिफिक पॉइंट के लिए है ना, हर व्यक्ति के लिए, ठीक है। पीछे का जो रीजन है वो राष्ट्रीय हित में पहले हमें उसके बाद स्टेट हाईवे को जगह देनी पड़ी, तीसरी बार और लेन को जगह देनी पड़ी, चौथी बार आज आप बनाओ। जब आपके कानून के मुताबिक बंजर लैंड नहीं, बंजर लैंड पे ही बनना चाहिए, हमारे ऊपर थोपा जाता है। क्यों हमारी, अरे आप लोग नौकरी लगे सिचुएशन हो जाएगी, आप बैठ जाइए, आपका पॉइंट नहीं करने जनाब, सुनिए आपका पॉइंट नहीं लिया, नेक्स्ट आपका हो गया, ये फोन कर दिया और कलाकार से आया, हिंदी से आया। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, हर आदमी को बात कहने का हक है, बट उतनी कहिए कि दूसरा उतना ही जितना हो जाए। आप लिमिट में बोले कि हाँ जी मैं अपोज करता हूँ, मुझे नहीं लगता ये लैंड आनी चाहिए, आप दूसरा बंदा बोलो कि मुझे चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, तीसरा कुछ और बोलो, अपनी अपनी ओपिनियन है। आप दूसरे पे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं चाहता हूँ ये ना हो तो नहीं होगा। देखो ऐसे नहीं है, सब ओपिनियन रखेंगे, मेजॉरिटी की ओपिनियन जो है वही मानी जाती है। और बेसिकली तो ऐसा ही रिपोर्ट है, कौन से आपका नेगोशिएशन कर रहे हैं, कोई जमीन के रेट थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं। आप बताओ रिपोर्ट में कुछ डालना, देखो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, मौका मिला रिपोर्ट में ऐड करने के लिए। आप और बातें करेंगे, हम भी टाइम निकालेंगे, चले जाएंगे। रिपोर्ट में तो कुछ नहीं डाला, रिपोर्ट में बताइए कुछ और बोलना है, मुआवजा हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उतनी फर्टाइल लैंड मिले, विद इन डिस्ट्रिक्ट मिले या विद इन जो आपने मंडी में बोला, ढांगू बोला, यहाँ मिला, और कोई पॉइंट है आपका विचार? बाकी तो बहस चलती रहेगी है, किसी ने बोला जनमंच बन गया है ना। तो ऐसा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई और अगर स्पेसिफिक पॉइंट है तो बताओ, नहीं तो कंक्लूड करते हैं, 1 भी बजे को बताओ। आप लोगों ने खेतों में भी जाना
आपको पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो फिर आप सबका फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, है ना। थैंक यू। अच्छा, रिपोर्ट जो है पंचायत घर में ही रखी हुई है, किसी को पढ़ना होगा ना फिर 29 तक आप पढ़ लो आके, हिंदी इंग्लिश दोनों कॉपियां रखी है, जिसको पढ़ना पंचायत घर में मैडम और वार्ड मेंबरों को बताया हुआ है, आपको मदद कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है भाई, फिर करूँगा। Jadi, jadi kinua, betul dia. Devinder dia deh, pre. ठीक है। गाड़ी है? हेलो। वो चार गाड़ी है।